नू हिंसा के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहा आईएसआईएस मैगजीन में छापी बुलडोजर की तस्वीरें, बदला लेने की कर रहा बात। पीएम मोदी ने 2047 तक का रोड मैप किया तैयार, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया खुलासा। कांग्रेस का बड़ा दावा, चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किया अवैध कब्जा। भारत में आज लॉन्च होगी एथेनॉल कार, महंगे पेट्रोलियम से नहीं खेतों में बने ईंधन से चलेगी कार। मणिपुर विधानसभा का सत्र हंगामे के बाद स्थगित, 10 कुकी जोमी विधायकों ने किया था बहिष्कार। मणिपुर में अब हालात हो रहे सामान्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। हरियाणा के नूह में जहां एक और प्रशासन की ओर से शांति बहाली की कोशिशें लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर कुछ विदेशी ताकतें नूह में एक बार फिर हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अपनी टेरर मैगजीन वॉइस ऑफ खुरसान के जरिए एक बार फिर जहर घोलने की साजिश रची है। इस्लामिक स्टेट ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरसान का नया एडिशन जारी किया है। इसमें लिखे लेख में भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को धमकी भी दी गई है। इस्लामिक स्टेट ने अपने प्रोपेगेंडा मैगजीन में नो हिंसा के साथ ही ज्ञानवापी मामले को लेकर भी मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है। मैगजीन के ताजा एडिशन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बारे में अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मैगजीन के कवर पेज पर नूह में चलाए गए बुलडोजर की तस्वीर भी छापी गई है। साथ ही मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का जिक्र भी किया गया है। इस मैगजीन में बदला लेने की भी बात कही गई है और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का नाम लिखकर बकायदा धमकी भी दी गई है। आपको बता दें, हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। जैसे ही ये शोभा यात्रा नूह के झंडा पार्क पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। इस दौरान आगजनी भी हुई। हिंसक भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं दोनों गुटों के बीच फायरिंग भी हुई। नूह हिंसा में होमगार्ड के 2 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे। यूपी के मऊ में घोसी विधानसभा का उपचुनाव रोचक मोड़ पर है। जनता किसे विधानसभा भेजेगी ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन बीजेपी ने इससे आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर हमला बोला। घोसी उपचुनाव के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के दल बदल कर बीजेपी में आने के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दारा सिंह चौहान ने सपा की विचारधारा को त्याग कर अपनी गलतियों को सुधारते हुए फिर से बीजेपी को अपनाया है। सपा की विचारधारा परिवारवादी, दंगावादी, जातिवादी और अपराधवादी है, जिसके कारण दारा सिंह चौहान ने सपा का त्याग कर दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये 2023 का उपचुनाव है, 2024 और 2027 का शंखनाद ही नहीं है, बल्कि 2047 तक का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस ने गरीबों को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। भ्रष्टाचार करके पैसे बैंकों में जमा किए, गरीबों की जमीन, मकान और दुकानों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त, तुष्टीकरण मुक्त, परिवारवाद मुक्त राजनीति को आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज चंद्रयान पर दुनिया का कोई देश नहीं कर सका, वो हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है और भारत का झंडा लहराया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ पूर्वांचल की सभी 80 सीटों पर जीतेगी। मऊ में उपचुनाव हो रहा है, जहां विशाल जनसभा में लोगों का जबरदस्त उत्साह है। सपा की जमानत नहीं बचेगी। विकास की रफ्तार में मऊ भी आगे बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को अंधकार की प्रतीक, गुंडागर्दी, समाप्त होने वाली पार्टी, डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जनता अधिक समझदार है। समाजवादी पार्टी अस्त होने वाला सूर्य है, इसका ना तो वर्तमान है और ना ही भविष्य है। चीन ने एक मानचित्र जारी किया है, इसमें उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा ठोक दिया है। चीन के द्वारा जारी किए गए नए आधिकारिक मानचित्र पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है।
मीडिया से बात करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि चीन का दावा बेतुका और निरर्थक है। ये भारत और चीन के सीमा विवाद के इतिहास से पता चलता है। आज की हकीकत ये है कि चीन ने कई बिंदुओं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीन के द्वारा एलएसी के उल्लंघन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या इस माहौल में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग की मेजबानी करना भारत के स्वाभिमान के अनुरूप होगा, जब चीन ने एलएसी के साथ 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। मनीष तिवारी ने कहा कि अवैध रूप से कब्जा किए स्थानों को खाली करने की जरूरत है। संक्षेप में कहें तो चीनी मानचित्र बेतुके हैं। वे भारत चीन सीमा विवाद के इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। चीन का अरुणाचल प्रदेश पर कोई दावा नहीं बनता है। बता दें कि चीन ने सोमवार को 2023 का मानचित्र जारी किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को उसने अपना हिस्सा बताया। हालांकि भारत ने कई बार उसके इस दावे का खंडन किया है। भारत का स्पष्ट रूप से मानना है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। चीन ने ताइवान को भी अपना हिस्सा बताया है। The absurdity and the preposterousness of the Chinese claim is evidenced by the history of the Sino-Indian border dispute. In the eastern sector, there are three sectors to the Sino-Indian border. There is the eastern sector. In the eastern sector, the McMahon line. एथनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार आज लॉन्च होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसे लॉन्च करेंगे। बीते बुधवार केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 29 अगस्त को वो टोयोटा की 100% एथनॉल फ्यूल बेस्ड कार को लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा पिछले साल हाइड्रोजन चलित कार टोयोटा को लॉन्च किया गया था। गडकरी के अनुसार उन्होंने 2004 में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते जैव ईंधन में रुचि लेना शुरू किया और इसके बाद उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर ब्राजील का दौरा किया। ये कार दुनिया की पहली BSVI इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि जैव ईंधन चमत्कार कर सकता है और देश में हो रहे पेट्रोलियम आयात पर हो रहे खर्च को बचा सकता है। गडकरी द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें तेल आयात को शून्य पर लाना होगा। वर्तमान में यह 16 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा नुकसान है। उन्होंने प्रदूषण को कम करने पर भी जोर दिया और कहा कि भारत को प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक टिकाऊ उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वायु और जल प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 65,000 करोड़ रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाएं इस साल के अंत तक पूरी होने की संभावना है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शामिल है। गडकरी के द्वारा यह उम्मीद भी जताई गई कि राजमार्गों के निर्माण से लॉजिस्टिक लागत मौजूदा 14 से 16% से घटकर 9% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार लॉन्च के पीछे का मूल्य उद्देश्य है देश के तेल आयात को शून्य करना। इसके साथ ही उन्होंने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ती हैं, जबकि देश में जैविक खेती बहुत सारी संपत्ति पैदा कर सकती है और हमें आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमें कचरे को धन में बदलने के लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। मणिपुर विधानसभा के एक दिवसीय सत्र की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद हंगामे के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। हालात सामान्य होने के बीच इस एक दिन के सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। विधानसभा का ये सत्र 3 महीने के बाद हुआ और राज्य में मई महीने से जारी हिंसा में 170 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में ये विधानसभा सत्र काफी मायने रखता था। बता दें, राज्य के सभी 10 कुकी जोमी विधायकों ने सत्र का बहिष्कार किया था। इनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। कुकी जोमी संगठन ने सरकार से सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि चिट्ठियां, कागजात और पार्सलों से भरे सैकड़ों थैले आखिरकार चूड़ाचांदपुर पहुंच चुके हैं। इसी शहर में मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट पर पाबंदी की वजह से तकरीबन 3 महीनों तक डाक सेवा भी बाधित रही। पार्सल लाने ले जाने वाली गाड़ियों के चक्के भी थमे रहे। सैकड़ों लोग अपने ATM कार्ड का इंतजार करते रहे।
नौकरियों के पत्र भी नहीं आ सके। अब जाकर एक ही हफ्ते में पार्सलों से भरे तकरीबन 700 से 800 थैले चूड़ा चांदपुर पहुंचे हैं। इम्फाल के पासपोर्ट सेवा केंद्र में 4 मई को ही कामकाज थम गया था। यहां के मामले गुवाहाटी का क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा केंद्र देख रहा है। इम्फाल के पासपोर्ट सेवा केंद्र में 4 मई को ही कामकाज थम गया था। यहाँ के मामले गुवाहाटी का क्षेत्रीय पासपोर्ट सेवा केंद्र देख रहा है। देर से ही सही, पर अब धीरे धीरे मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे। महाराष्ट्र में एक शिवसेना के पदाधिकारी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना रविवार की है। अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि ठाणे जिले में लोगों के एक समूह ने रविवार को कथित तौर पर एक स्थानीय शिवसेना पदाधिकारी की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अंबरनाथ के नवरे पार्क में शाखा के शिवसेना के प्रमुख अजीत सुरेंद्रन नायर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि रविवार को क्षेत्र में एक हाउसिंग सोसाइटी में चुनाव हो रहा था। उसी समय कुछ लोग वहां पहुंचे और सोसाइटी के सदस्यों के लिए रखी कुर्सियों को खींचने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पिटाई कर दी और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। घायल नायर अंबरनाथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और जान का खतरा होने की शिकायत दी। बाद में उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें से 5 की पहचान की। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाणकार ने दावा किया कि कोरोना लॉकडाउन के बाद राज्य में बाल विवाह की संख्या में इजाफा हुआ है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हुए रूपाली चनकार ने यह बात कही। चकनकर ने बताया कि अकेले लातूर में 37 बाल विवाह रोके गए हैं और 2 घटनाओं में मामले भी दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष ने हालांकि अपने दावे को साबित करने के लिए कोई तथ्य या समय सीमा नहीं पेश की है, जिससे पता चले कि महाराष्ट्र में बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। रूपाली चाकणकर ने बताया कि ग्राम सभाओं में बाल विवाह पर रोक के लिए सख्ती से प्रस्ताव पारित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल और तकनीक के अन्य प्रकारों की वजह से माता पिता और बच्चों में संवाद की कमी आई है। इसके चलते लड़कियां प्यार में पड़ जाती हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस की दामिनी स्क्वाड की ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से बात करनी चाहिए और उन्हें जागरूक करना चाहिए। आयोग अल्पदारी की तहत राज्य के 28 जिलों के करीब 18,000 शिकायतें मिली हैं। लातूर से 93 शिकायतें मिली हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश जारी है। इस दौरान एमएलसी विक्रम काले, कलेक्टर वर्षा ठाकुर घुगे, एसपी सोमे मुंडे और जिला सीईओ अनमोल सागर भी मौजूद हैं। भारत ने कृतिका श्रीवास्तव को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में नई प्रभारी नियुक्त किया है। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बता दें कि वो सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। 1947 से अब तक कृतिका श्रीवास्तव पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान सौंपी गई है। भारतीय विदेश सेवा की वर्ष 2005 बैच की अधिकारी कृतिका श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के हिंद प्रशांत प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रही हैं। कृतिका श्रीवास्तव ने 2007 से 9 के दौरान चीन में भारतीय दूतावास में सेवा की है। बता दें कि अपने विदेशी भाषा प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में उन्होंने चीनी भाषा सीखी थी। वो कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और विदेश मंत्रालय में हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग के निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। कर्नाटक सरकार 30 अगस्त को गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेगी। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के मेगा लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की योजना के तहत बीपीएल परिवारों की महिला प्रमुखों को 2,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव के दौरान दी गई 3 गारंटी योजनाएं लगा दी हैं। चौथी गृह लक्ष्मी योजना 30 अगस्त को मैसूरू शहर में लॉन्च की जाएगी। दरअसल शुरुआत में कार्यक्रम में मांड्या, मैसूर, हासन, चामराजनगर और कुर्ग जिलों में लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि लॉन्च कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। इसमें सांसद राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाग लेंगे। खड़गे इस योजना का उद्घाटन करेंगे और मैं राहुल की उपस्थिति में समारोह की अध्यक्षता करूंगा।
सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि यह देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 1 साल के लिए सरकार 32,000 करोड़ और इसके लिए सरकार 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके तहत 1.33 करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि गारंटी योजनाओं के लागू होने से हर परिवार के हाथ में 4,000 रुपए से 5,000 रुपए आएंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि करीब 1.08 करोड़ संभावित लाभार्थियों ने गृह लक्ष्मी योजना के लिए नामांकन कराया है। ये योजना मई विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने वाली कांग्रेस की चुनाव पूर्व 5 चुनावी गारंटियों में से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज 12वें दिन की सुनवाई हुई। 28 अगस्त को सुनवाई में कोर्ट ने आर्टिकल 35A को नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला आर्टिकल बताया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिले थे, लेकिन इसी आर्टिकल के कारण देश के लोगों के 3 बुनियादी अधिकार छीन लिए गए थे। इस आर्टिकल की वजह से अन्य राज्यों के लोगों के कश्मीर में नौकरी करने, जमीन खरीदने और बसने के अधिकारों का हनन हुआ। सोमवार को केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसी हमले के बाद केंद्र को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे पूरी तरह भारतीय गणराज्य में मिलाने के बारे में सोचना पड़ा। तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर में केंद्र के कई कानून लागू नहीं हो पाते थे। देश के संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, लेकिन 370 की वजह से यह लागू नहीं हो पाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बराबरी पर लाया गया। उन्होंने कहा कि अब वहां केंद्र के कानून लागू हो रहे हैं, बिजनेसमैन वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टूरिज्म भी बढ़ रहा है। पहले वहां हाईकोर्ट के जज राज्य के संविधान की शपथ लेते थे, अब उन पर देश का संविधान लागू करने का दायित्व है। नागपुर के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को जनसंघ भाजपा और राम जन्मभूमि का इतिहास पढ़ाया जाएगा। सिलेबस से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का इतिहास हटा दिया गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी के अभ्यास मंडल कमेटी की सहमति से यह फैसला लिया गया है। अभ्यास मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम कोर्टी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के MA सेकेंड ईयर के सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। अगले सत्र से हिस्ट्री की बुक में स्टूडेंट्स को भाजपा की स्थापना, कार्य और विस्तार की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 1980 से 2000 के बीच राम जन्मभूमि का आंदोलन के बारे में भी बताया जाएगा। हालांकि नागपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले साल 2019 में यूनिवर्सिटी ने BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में RSS की राष्ट्र निर्माण में भूमिका का चैप्टर जोड़ा था। इसके लिए नेचर ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स और राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म चैप्टर को हटाया गया। केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद वापस ले लिया। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हलफनामा दायर किया। इसमें कहा कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST, SC, BC और OBC के स्तर पर उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। नए हलफनामे से स्पष्ट हो गया है कि राज्य जातीय सर्वे या उससे जुड़े आंकड़े जुटा सकते हैं। इससे पहले बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दे दी थी। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि वे इस केस में किसी पक्ष के साथ नहीं हैं, केवल इसके रिजल्ट को लेकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की कोर्ट ने मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख दे दी गई थी। कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में गणना का काम 6 अगस्त को पूरा हो चुका है। सारे डेटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने डेटा रिलीज करवाने की मांग की थी। हलफनामे में सरकार ने कहा, जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में एंट्री
69 में आता है, केंद्र ने इसमें दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जनगणना कानून 1948 बनाया है। इस कानून की धारा 3 में सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के तहत किसी और संस्था या निकाय को जनगणना जैसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।